गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज की क्लास में देखेंगे कॉलम एनालिसिस। इसका मीन्स एक ही क्लास में कॉलम का सुपड़ा साफ, इसीलिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना और ज़्यादा शेयर करना। स्टार्ट करते हैं। कॉलम का पहला क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ कॉलम। देखो कॉलम टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम। तो फर्स्ट क्या हो गया, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम, और सेकंड हो गया सर्कुलर कॉलम। क्या हो गया, सर्कुलर कॉलम। तो कॉलम आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉलम और सेकंड होता है सर्कुलर कॉलम। अब अलग अलग बेस पर कॉलम को कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट है बेसेज ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटर डायमेंशन। इफेक्टिव लेंथ का मतलब हो गया एल इफेक्टिव एंड लीस्ट लेटर डायमेंशन का मतलब हो गया बी और डी में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, लीस्ट लेटर डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, बेसेज ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटर डायमेंशन कॉलम को टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है शॉर्ट कॉलम एंड सेकंड होता है लॉन्ग कॉलम। अब शॉर्ट कॉलम कब बोलेंगे एंड लॉन्ग कॉलम कब बोलेंगे, देखो यदि L डिवाइड बाई डी, L का मतलब है इफेक्टिव लेंथ और D का मतलब है लीस्ट लेटर डायमेंशन। ठीक है, यदि इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटर डायमेंशन का रेशियो लेस देन इक्वल टू 12 आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे, शॉर्ट कॉलम बोल देंगे। चीज़ें समझ में आई। यदि इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटर डायमेंशन का रेशियो लेस देन एंड इक्वल टू 12 आ जाए तो उसको शॉर्ट कॉलम बोल देंगे। यदि इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटर डायमेंशन का रेशियो ग्रेटर देन 12 आ जाए तो उसको क्या बोल देंगे, लॉन्ग कॉलम बोल देंगे। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको, इफेक्टिव लेंथ निकालना है और लीस्ट लेटर डायमेंशन में देखो बी भी आ सकता है डी भी आ सकता है। जो वैल्यू आपकी मिनिमम होगी वही लीस्ट लेटर डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ और लीस्ट लेटर डायमेंशन का रेशियो देखना, यदि लेस देन इक्वल टू 12 आ गया तो उसको बोल देंगे शॉर्ट कॉलम एंड ग्रेटर देन 12 आ गया तो उसको बोल देंगे लॉन्ग कॉलम। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चीज़ें समझ गए। यदि क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम क्या है तो बेस ऑफ द इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटर डायमेंशन बता दोगे। ठीक है, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम को। अब देखो सेकंड बेसिस क्या है, सेकंड बेसिस है बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो। मतलब सिलेंडरनेस रेशियो के बेस पर कॉलम को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, इसके अकॉर्डिंग कॉलम को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट होता है शॉर्ट कॉलम, सेकंड होता है मीडियम कॉलम एंड थर्ड होता है लॉन्ग कॉलम। ठीक है, ऑन दी बेसिस ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो कॉलम को 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हो गया आपका शॉर्ट कॉलम, सेकंड हो गया मीडियम कॉलम और थर्ड हो गया लॉन्ग कॉलम। ठीक है, यदि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 8 से 32 mm है, ठीक है, 8 से 32 mm के बीच में है तो क्या हो जाएगी, शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। यदि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 32 से 120 mm के बीच है तो उसको क्या बोल देंगे, मीडियम कॉलम। यदि सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 120 mm से ज़्यादा है तो उसको क्या बोल देंगे, लॉन्ग कॉलम। तो सिंपल सी बात है, यदि सिलेंडरनेस रेशियो 8 से 32 के बीच है तो शॉर्ट कॉलम बोल देंगे, 32 से 120 के बीच है तो मीडियम कॉलम बोल देंगे, यदि ग्रेटर देन 120 mm है तो क्या बोल देंगे, लॉन्ग कॉलम। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई समस्या नहीं। सिलेंडरनेस रेशियो की बात कर लेते हैं। देखो सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक है, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई मिनिमम रेडियस गायरेशन। ठीक है, यानी कि अपन लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू L इफेक्टिव डिवाइड बाई R मिनिमम।
इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये आपका क्या होगा, स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है, यदि फॉर्मूला आता है लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम, तो हमेशा याद रखना जो आर मिनिमम होता है वो क्या होता है, अंडर वुड आई डिवाइड बाई ए। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए है एरिया। ठीक है, तो ये होता है आपका मिनिमम रेडियस गाइडेशन। तो इतनी चीज समझ में आ गई। ऑन दी बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो कॉलम को 3 टाइप्स कैटेगराइज कर दिया है, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। ठीक है, वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कोडल प्रोविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉलम के कोडल प्रोविजन है, इनको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां से तो बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसको बड़े ध्यान से नोट करना। फर्स्ट आता है मिनिमम रीइंफोर्समेंट। ठीक है, कॉलम की बात करते हैं। मिनिमम रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम क्या होता है, ठीक है, ये होता है 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आया, 0.8% ऑफ एजी। एजी क्या है, ग्रॉस सेक्शन एरिया। यहां लिख सकते हैं वेयर एजी क्या है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्या होता है, 0.8% ऑफ एजी। इतनी चीज समझ में आ गई। यदि क्वेश्चन आता है मिनिमम रीइंफोर्समेंट ऑफ दी कॉलम क्या होता है, 0.8% ऑफ एजी। दूसरा आता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। देखो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। फर्स्ट ए क्या है, इफ लेपिंग इज डन, लेपिंग इज डन देन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो जाएगी, 4% ऑफ एजी। अब एजी तो आपको मालूम है क्या है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यदि लेपिंग डन है तो क्या हो जाएगी, 4% ऑफ एजी। और सेकंड क्या हो जाएगा, इफ लेपिंग इज नॉट डन देन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6% ऑफ एजी। तो 2 चीज समझ में आ गई। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील को 2 टाइप में कैटेगराइज कर दिया। इफ लेपिंग इज डन तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, 4% ऑफ एजी। ठीक है, ये हो गया देखो 4% ऑफ एजी। और इफ लेपिंग इज नॉट डन देन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, 6% ऑफ एजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेयर एजी ग्रॉस सेक्शनल एरिया। चीजें बिल्कुल नोट कर लेना और बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है मिनिमम नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स क्या होते हैं, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो कलर चेंज कर लेते हैं। 4 रेक्टेंगुलर कॉलम। ठीक है, अपन ने 2 टाइप्स के कॉलम पढ़े थे, रेक्टेंगुलर कॉलम एंड सर्कुलर कॉलम। यदि रेक्टेंगुलर कॉलम की बात करूं तो मिनिमम नंबर्स ऑफ बार्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 बार। ठीक है, और 4 सर्कुलर कॉलम की बात करूं, किसकी, सर्कुलर कॉलम की बात करूं तो कितने होते हैं, 6 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोडल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। यदि क्वेश्चन आता है मिनिमम नंबर ऑफ बार, यदि रेक्टेंगुलर की बात करता है तो 4 बार हो जाएंगे, यदि सर्कुलर की बात करता है तो 6 बार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार, मतलब बार का जो डायमीटर होगा वो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा 12 mm। बिल्कुल ध्यान से याद करते जाना, ये छोटी छोटी चीज बहुत आती है आरसीसी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन रीइंफोर्समेंट, मतलब रीइंफोर्समेंट के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी 300 mm। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वैल्यू बिल्कुल नोट करते जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता पिच या स्पेसिंग बिटवीन सेपरेट टाई, मतलब सेपरेट टाई के बीच की जो स्पेसिंग है उसको बता दो या उसी को बोलते हैं पिच। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो पिच की बात करते हैं। ठीक है, अब पिच को कैसे बढ़िया कैटेगराइज करेंगे उनको बड़े ध्यान से देखना और नोट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट आता 48 इंटू डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं 48 इंटू 5 लेटरल। क्या लिख सकते हैं, 48 इंटू 5 लेटरल। ठीक है, दूसरी क्या कैटेगराइज हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन हो गई। थर्ड क्या हो जाएगी 16 इंटू 5
16 इंटू 5, और फोर्थ क्या हो जाएगी, फोर्थ हो जाएगी 300 mm। अभी बता रहा हूँ, बस नोट करते जाओ, ठीक है। और फाई क्या है, फाई है मेन डाया, क्या है, मेन डाया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो यदि क्वेश्चन में आता है पिच क्या है, तो पिच क्या होता है 48 इंटू 5 लेटरल, फिर आता है लीस्ट लेटर डायमेंशन, फिर आता है 16 इंटू 5, फिर आता है 300। इनमें से चारों वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वही आपकी पिच हो जाएगी। अब क्वेश्चन हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका न्यूमेरिकल भी आता है और फॉर्मूला भी आता है, डायरेक्ट भी पूछ ले। कभी कभी फाई क्या दे देगा, स्मॉलर दे देगा, स्मॉलर एंड लार्जर, ठीक है। हमेशा याद रखना क्वेश्चन में आता है, यदि स्मॉलर और लार्जर देता है तो हमेशा याद रखना आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, आपको लेनी है स्मॉलर डायमीटर, ठीक है। स्मॉलर डायमीटर और बार ही लेना है आपको फाई की वैल्यू में, तो बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। लार्जर वाली वैल्यू नहीं लेना है, स्मॉलर वाली लेना है, ठीक है। तो 16 इंटू 5 कर देना, तो यहाँ से पिच की वैल्यू निकाल लोगे, सिंपल है ना। चारों में से जो छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गया। अब आता है डायमीटर ऑफ टाई बार, ठीक है। डायमीटर ऑफ टाई बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसको करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 कर देना, ठीक है। और दूसरा क्या देखना, 6 mm, ठीक है, 6 mm, ठीक है। फाई की वैल्यू दी होगी, ठीक है। और यहाँ देखना जो फाई की वैल्यू लोगे वो कौन सी लोगे, फाई मैक्सिमम। क्वेश्चन में देखना फाई मैक्सिमम की वैल्यू लेना, डिवाइड बाई 4 कर देना, और 6 mm। इसमें से देख लेना जो वैल्यू आपकी, उसमें देखो अभी आपने इसमें क्या देखी थी, जो वैल्यू आपकी मिनिमम रहेगी वो आएगी, इसमें जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो आपकी डायमीटर ऑफ टाई बार हो जाएगी। बिल्कुल कंपेयर करके चीज़ें पढ़ना तो याद हो जाएगी। मतलब पिच में आपको क्या देखना है, पिच में आपको देखना है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। चारों में से जो मिनिमम आएगी वही पिच हो जाएगी। और आपको डायमीटर ऑफ टाई बार में क्या देखना है, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी डायमीटर ऑफ टाई बार। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं। नेक्स्ट है एसेंट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इसलिए इसको बड़े ध्यान से नोट करते हैं। सबसे पहले जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी होता है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, बड़े ही ध्यान से लिखना, ठीक है। देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले बनाते हैं एल इफेक्टिव डिवाइड बाई 500 प्लस बी, और डी का मतलब है लीस्ट लेटर डायमेंशन जो होगी, ठीक है, डिवाइड बाई क्या 30, और बीच में लगाओ और, ठीक है। फिर हो जाएगा 20 mm, ठीक है, 20 mm। अब इसमें से देखना दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम एसेंट्रिसिटी। हमेशा याद रखना जो ई मिनिमम होती है, मतलब मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है वो 20 mm होती है, मतलब इससे कम नहीं होगी। जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी की वैल्यू रहेगी वो कितनी होगी, 20 mm होगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ई मिनिमम की यदि आपको वैल्यू निकालना है तो आप एल इफेक्टेड की वैल्यू रखना, डिवाइड बाई 500 करना, प्लस लीस्ट लेटर डायमेंशन से जो छोटी वैल्यू होगी वो रखना, डिवाइड बाई 30 करना, दोनों को ऐड कर देना, और 20 mm दोनों में देख लेना जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी वो क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी होगी। हमेशा याद रखना जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है वो 20 mm रहेगी, इससे कम नहीं आएगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ही रखना है, ठीक है। यदि सपोज देखो इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा आती तो ये वैल्यू हो जाएगी, और सपोज यदि दोनों का ऐड करने में 20 से कम आएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसीलिए जो मिनिमम वैल्यू आने वाली वो 20 ही आएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ बिल्कुल समझ गए। एक चीज़ और इसमें याद रखना, जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, डज नॉट ग्रेटर देन 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। क्या रहेगी, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लेटरल डायमेंशन। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि जो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू रहेगी वो डज नॉट ग्रेटर देन 5% ऑफ लीस्ट लेटर डायमेंशन। मतलब इसका मीन्स क्या हुआ, ई की दो वैल्यू आएंगी, क्या, ई डज नॉट ग्रेटर देन 0.05 ऑफ बी आएगी, और ई डज नॉट ग्रेटर देन 0.05 ऑफ डी आएगी, क्योंकि लीस्ट लेटर डायमेंशन बी और डी में देखेंगे कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो आप ई की वैल्यू निकालना, एक निकालना 0.05 बी और 0.05 डी। इसमें से देखना जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी हो जाएगी।
बिल्कुल याद रखना, ठीक है। दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, एसेंट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। ई डज नॉट ग्रेटर देन 5% ऑफ लीस्ट लेटर डायमेंशन, इसका मीन्स हो गया कि ई डज नॉट ग्रेटर देन 0.05 बी होगा, ई डज नॉट ग्रेटर देन 0.05 डी होगा। इसमें से दो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आपकी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आता है क्या, कॉलम कैन बी डिजाइन फॉर अ लोड कैरिंग कैपेसिटी, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम की बात करता है तो इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला उसको लिखो। देखो लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं कैपेसिटी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है बड़े ध्यान से देखना, P = 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसका ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, मतलब P = 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, और हमेशा याद रखना ये किसके लिए, शॉर्ट कॉलम के लिए है, ठीक है। ये ओनली शॉर्ट कॉलम की बात कर रहा है, ठीक है। शॉर्ट कॉलम के लिए यदि क्या पूछेगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछेगा तो सिंपल सा फॉर्मूला है P = 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखो इस वाले फॉर्मूले में हमेशा याद रखना जो एसेंट्रिसिटी कंडीशन देखी है, मतलब एसेंट्रिसिटी कंडीशन का मतलब ई डज नॉट ग्रेटर देन 5% ऑफ BD, या लिख सकते 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब इसका मीन्स ये हुआ कि इस कंडीशन में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी का जो फार्मूला आप देख रहे हो इसमें हमेशा जो एसेंट्रिसिटी रहेगा वो डज नॉट ग्रेटर देन 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब एसेंट्रिसिटी का जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी ये फार्मूला लगेगा। यदि एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी कि क्या हो गया, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, लेटरल डायमेंशन, ठीक है। ये वाली यदि कंडीशन आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। जब सेटिस्फाई ये वाली कंडीशन नहीं होगी तो जो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, P = 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC, ठीक है। इसका क्वेश्चन कर लेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई। यदि जे वाली आपकी कंडीशन क्या हो गई, अनसेफ हो गई या सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, अनसेफ हो गई, ठीक है, या सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है, तो आप क्या जो लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, P = 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी के दो फॉर्मूले बन गए। फर्स्ट फॉर्मूला P = 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, इसमें एसेंट्रिसिटी की जो आपकी इक्वेशन ए वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। यदि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है तो फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, P = 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC, वेरी। अब करते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम, ठीक है। अभी किसकी बात कर रहे थे, शॉर्ट कॉलम की बात कर रहे थे, अब है लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम में कुछ नहीं करना, देखना सिंपल सा फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है। एक करेक्शन फैक्टर लग जाएगा, ठीक है। करेक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, CR, बाकी फॉर्मूला आपको वही लिख देना, 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC, ठीक है। यानी कि एक चीज़ समझ में आ गई, केवल आपको कहाँ चेंज करनी है, यहाँ करेक्शन फैक्टर आ जाएगा। करेक्शन फैक्टर जो CR रहेगा वो क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, न्यूमेरिकल भी आता है। वो क्या होता है, 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइड बाई 48 इंटू B, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को आप याद कर लेना। यदि क्वेश्चन आता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम बता दो, तो देखो फॉर्मूला तो आपको यही याद करना है, ठीक है। अब देख लेना, यदि शॉर्ट कॉलम की बात कर रहा है तो ये वाला
फॉर्मूला पुट कर देना। यदि लॉन्ग कॉलम की बात कर रहा तो एक करेक्शन फैक्टर आ जाएगा, CR उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और CR क्या होता है 1.25 माइनस L इफेक्टिव डिवाइड बाई 48B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, ठीक है। तो इतनी चीज समझ में लोड कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू हेलिकल रीइंफोर्समेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसकी बात कर रहा है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट की, ठीक है। हेलिकल रीइंफोर्समेंट की बात करेगा, ठीक है। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसको देखो, PU इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.05, बाकी फॉर्मूला वही है, देखो 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC, यानी कि इतनी चीज़ समझ में आ गई। यानी कि यदि आप देखें क्वेश्चन आपका आता है कि हेलिकल रीइंफोर्समेंट की बात करता है, तो इसका मीन्स क्या हो गया, जो लोड कैरिंग कैपेसिटी थी वो कितनी बढ़ जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी 5%, मतलब 5% आपको इंक्रीज कर देना है। तो एक काय के लिए हो जाएगी, हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए हो जाएगी। यानी कि हेलिकल रीइंफोर्स ड्यू टू हेलिकल रीइंफोर्समेंट जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी वो 5% इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन आता भी है कि ड्यू टू हेलिकल रीइंफोर्समेंट लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 5%। 5% का मतलब है 1.05 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाकी फॉर्मूला वही होने वाला है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ तक यदि क्वेश्चन आता है हेलिकल रीइंफोर्समेंट का तो कर दोगे, ठीक। पिच ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इसका ये पॉइंट है क्या, व्हेन टाई आर डिजाइन यूजिंग हेलिकल रीइंफोर्समेंट द फॉलोइंग रिलेशन विल बी वैलिड। जब आप टाई डिजाइन करते हो किसका यूज करके, हेलिकल रीइंफोर्समेंट का यूज करके, तो ये वाला आपका रिलेशन वैलिड होना चाहिए। रिलेशन क्या होगा 0.36 FC के डिवाइड बाई FY, ठीक है, ब्रैकेट में AG डिवाइड बाई AC माइनस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा इज लेस देन इक्वल टू VH डिवाइड बाई VC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि आप जो टाई डिजाइन करते हो वो किसका यूज करके, हेलिकल रीइंफोर्समेंट का यूज करके डिजाइन करते हो, तो ये वाला आपका रिलेशन क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब वेयर लिखते हैं, ठीक है। वेयर VH क्या है, VH है वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स है तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको करेंगे 1000 डिवाइड बाई P, ठीक है। P क्या हो जाएगा, पिच हो जाएगा, इनटू हो जाएगा DH इंटू π/4 5H का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, फाइंड आउट करने को आ जाएगा तो कर देना। VC क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर है, वॉल्यूम ऑफ कोर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा π/4 DC का होल स्क्वायर इंटू 1000, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। और 5H क्या है, 5H है डायमीटर ऑफ हेलिकल, हेलिकल का क्या है डायमीटर है, ठीक है। आप तो बिल्कुल चीज़ें देखते जाओ। यदि यहाँ से नंबर्स ऑफ बार निकालने हैं तो क्या कर देना, आपको कुछ नहीं करना, 1000 डिवाइड बाई पिच कर देना, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपने वेयर देख लिया, ठीक है। अब आपका आता है कि चीज़ें आपको कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। जो DC होता है, DH होता है, वो कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो DC और DH आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको देखो, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, DG होती है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रॉस डायमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होती है उसको बोल देंगे क्या, कोर डायमीटर, क्या बोल देंगे, कोर डायमीटर, मतलब DC, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होती है उसको बोल देंगे क्या, DH। DH का मतलब क्या हो गया, हेलिकल डायमीटर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको देख लो। जो DC की वैल्यू निकालेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो DC की वैल्यू यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की है, ठीक है। तो DC के लिए यदि मैं एक काम करूँ क्या, DG माइनस, देखो DG का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस डायमीटर पूरा, उसमें से क्या लेस कर दूँ, उसमें से यदि देखो इधर जो DC है जी यहाँ तक की है, यहाँ तक की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपका इफेक्टिव कवर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का इफेक्टिव कवर है। यदि मैं क्या कर दूँ, 2 इंटू इफेक्टिव कवर लेस कर दूँ, इफेक्टिव कवर को क्या कर दूँ, लेस कर दूँ, तो क्या DC निकल आएगा, इफेक्टिव कवर, ठीक है। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, जो DC का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DG माइनस 2 इंटू इफेक्टिव कवर। अब DH की बात करते हैं, DH क्या है, ये है, ठीक है। DH ये है, तो यदि मैं DG में से अब क्या लेस कर दूँ, देखो DG माइनस
अब देखो DG में से 2 इफेक्टिव कवर कर दूंगा तो यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मतलब DC आ जाएगी, यानी कि 2 इंटू इफेक्टिव कवर। इतनी चीज़ समझ में आ गई। 2 इंटू इफेक्टिव कवर तो कर ही देंगे, मतलब यहाँ जब कर देंगे तो यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए DH, यानी कि DH चाहिए तो अपन को क्या और इतना भी लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कर देंगे, 5H और लेस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये देखो हाफ A हो जाएगा और हाफ A हो जाएगा, यानी कि यदि अपन 5H या हाफ 5H करते तो टोटल 5H बन जाता है, यानी कि जो DH की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, DG माइनस 2 इंटू इफेक्टिव कवर माइनस क्या हो जाएगा 5H। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक आप समझ गए। तो आपका ये क्या हो गया, DC हो गया और वो क्या हो गया, DH हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक आप फाइंड आउट कर चुके। तो DH और DC की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, अब बाकी आप वैल्यू पुट कर देना, आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ आपने चीज़ें समझ ली, तो आपको ये वाला रिलेशन याद कर लेना है, ठीक है, ठीक है, कि ये वैलिड होना चाहिए यदि आप हेलिकल रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं, ठीक है, टायर डिजाइन करने में। तो आपकी ये किसकी पिच ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट की बात हो गई, ठीक। अब बात करते हैं पेडेस्ट्रल कॉलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो पेडेस्ट्रल कॉलम में क्या होता है, जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो लेस देन 3 टाइम्स ऑफ दी बी का मतलब क्या, लीस्ट लेटर डायमेंशन, मतलब अपन लिख सकते हैं इफेक्टिव लेंथ इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटर डायमेंशन। हमेशा याद रखना, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब पेडेस्ट्रल कॉलम में क्या होता है कि जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो लेस देन होती है किसके, 3 टाइम्स ऑफ दी लीस्ट लेटरल डायमेंशन के, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, जो पेडेस्ट्रल कॉलम में हमेशा याद रखना जो रीइंफोर्समेंट होता है वो कितना होता है, 0.15% ऑफ AG। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको 2 चीज़ याद रखनी है पेडेस्ट्रल कॉलम में। एक तो याद रखनी है जो रीइंफोर्समेंट रहेगा वो 0.15% ऑफ AG रहेगा, और इसमें जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो लेस देन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ दी लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। जी आपका क्या हो गया, जी हो गया आपका पेडेस्ट्रल कॉलम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ले। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको याद कर लेना, ठीक है। ये वाली वैल्यू बहुत पूछी जाती है, ठीक है। इसके 2 केस बना दिए, अप टू 60 mm डायमीटर, मतलब 16 mm डायमीटर तक की बात कर रहा है, अदर डायमीटर ऑफ बार, अदर डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बहुत आती है, इसको बड़े ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। देखो अप टू 16 mm डायमीटर में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन वर्टिकल, जो वर्टिकल में जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट रहेगा वो क्या रहेगा, 0.12%, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा, मिनिमम रीइंफोर्समेंट हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसमें रहेगा 0.20%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। अदर डायमीटर ऑफ बार, अदर डायमीटर की बात करते हैं तो जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन वर्टिकल की बात करूं, ठीक है, वर्टिकल की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 0.15%, ठीक है। और मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 0.25%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको 2 पॉइंट बिल्कुल नोट कर लेने हैं। यदि वो अप टू 16 mm डायमीटर में पूछता है तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन वर्टिकल क्या हो जाएगा, 0.12%, और मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, 0.20%। और अदर डायमीटर ऑफ बार की बात करता है तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन वर्टिकल में हो जाएगा 0.15%, और मिनिमम रीइंफोर्समेंट इन हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा, 0.25%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, ठीक है। तो इनको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक। यहाँ पर आज की क्लास फिनिश होती है। यदि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।